नेहा जिसे बालकनी में ही रहना पसंद था। कोई भी घर में आ या जाए, लेकिन नेहा तो बस बालकनी से ही चिपके रहती। बालकनी से ही तेज तेज चिल्लाकर बातें किया करती। नेहा की इस आदत से उसकी सास कामिनी बहुत परेशान होती है। तो क्या कामिनी नेहा का बालकनी में बैठना छुड़वा पाएगी? जानने के लिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। नेहा को ताज़ा हवा काफी पसंद थी, इसीलिए वो हमेशा बालकनी में बैठी रहती। वैसे तो नेहा में सारे संस्कार थे, वो एक अच्छी बहू थी, पर उसकी बालकनी में रहने की आदत किसी को भी पसंद नहीं थी। बालकनी से तो नेहा को इतना प्यार होता है कि वो बालकनी की डेकोरेशन के लिए कुछ न कुछ खरीदती रहती। एक रोज नेहा हमेशा की तरह बालकनी में बैठी होती है, तभी उसकी सास कहती है, बहू सुन तो जरा, कुछ बात करनी है तुझसे, नीचे आ बालकनी से जल्दी। हाँ माँ जी बोलो, मैं सुन रही हूँ, वहीं से बता दो आपको क्या चुगली करनी है। बार बार बालकनी से उतरना पड़ता है चुगली सुनने के लिए, और आप तो हैं कि पूरे मोहल्ले की चुगली करती रहती हैं। बहू नहीं सुनना तो मत सुन, सबको चिल्ला चिल्ला कर क्यों बता रही है कि मैं पूरा दिन चुगली करती हूँ। माँ जी गलती से मिस्टेक हो गई। इतना कहकर नेहा बालकनी में ही बैठी रहती है और उसकी सास की बात सुनने नहीं आती। शाम का समय हो जाता है। कामिनी एक बार से नेहा को आवाज लगाकर नीचे बुलाती है और कहती है, बहू अब तो शाम हो चुकी है, नीचे उतर जा और आकर रात के खाने की तैयारी कर ले। मेरे लिए एक बढ़िया सी इलायची वाली चाय बना दे, सर में दर्द हो रहा है। माँ जी मैं अभी जाकर आपके लिए चाय बना देती हूँ। शाम के खाने की तैयारी के लिए जो भी सब्जी वगैरह मुझे काटी है, मैं बालकनी में ही काट दूंगी और चाय भी यहीं पी लूंगी। माँ जी मैं तो कहती हूँ आप भी मेरे साथ यहीं बालकनी में बैठकर चाय पियो। बालकनी से शाम का व्यू बहुत ही अच्छा होता है। तू ही रहे आसमान में, मैं तो अंदर कमरे में ही बैठकर आराम से टीवी देखते हुए चाय पीऊंगी। इतना कहकर कामिनी कमरे में जाकर टीवी देखती है। नेहा बालकनी से नीचे आकर चाय बनाना शुरू कर देती है। चाय बनाने के बाद जबरदस्ती करके अपनी सास को अपने साथ बालकनी में चाय पीने के लिए ले जाती है। बालकनी में पहुंचकर कामिनी कहती है, ले बहू तेरे कहने पर मैं बालकनी में चाय पीने आ गई। मुझे तो यहाँ कुछ खास नहीं लग रहा जैसा तू कह रही थी। माँ जी ध्यान से देखो, यहाँ बैठकर चाय पीने का ना अलग ही मजा है। ताज़ा हवा, इतना प्यारा सनसेट, इतना अच्छा व्यू है माँ जी, और आपको मजा ही नहीं आ रहा। वो सब तो ठीक है, लेकिन तू रेलिंग से थोड़ा सा दूर होकर खड़ी हो, पता चले नीचे गिर जाए। माँ जी कैसी बातें कर रही हूँ, मैं पूरा दिन यहीं खड़ी रहती हूँ, यहीं पर बैठती हूँ, भला मैं यहाँ से कैसे गिर सकती हूँ। ये कहते हुए नेहा के हाथ से गर्म चाय का कप नीचे गिर जाता है और वो एक औरत के ऊपर गिरता है। तभी कामिनी कहती है, ले कर दिया बवाल, कह रही थी कि रेलिंग से दूर हो जा, लेकिन नहीं, हीरोइन बनना है इसे तो। अब गिरा दी चाय, देख नीचे किसी को लगी तो नहीं। लगी है ना माँ जी, एक औरत के ऊपर चाय का कप गिरा है, ऊपर ही देख रही है वो जैसे खा जाएगी। हे भगवान, बैठे बैठे मुसीबत बुला लेती है ये बहू तो। माँ जी गलती से मिस्टेक हो गई, मैं क्या करूँ। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है, जाकर नीचे देख, उस औरत को कुछ हुआ तो नहीं, संभाल खुद का फैलाया हुआ रायता। नेहा कामिनी की कोई बात नहीं सुनती और आराम से बालकनी में बैठकर रात के खाने के लिए सब्जियां काटने लगती है। ये देखकर कामिनी अपना सर पकड़ लेती है और उन दोनों में से कोई भी उस औरत की मदद करने के लिए नहीं जाता। रात हो जाती है। नेहा खाना बनाने के बाद बालकनी में ही बैठी थी और ये देखकर नेहा की सास कामिनी कहती है, बहू जैसे शाम को यहाँ पर चाय पी रही थी, वैसे ही यहीं पर बैठकर खाना भी खा लियो, और वो खाना किसी और के ऊपर गिरा दियो। सारा दिन यहीं चिपकी रहती है पागल औरत। क्या माँ जी, वो तो गलती से मिस्टेक हो गई थी, वरना तो मैं ऐसी कोई हरकत करती ही नहीं हूँ। मैं बहुत समझदार हूँ। हाँ हाँ बहुत समझदार है तू तो, तभी तो सारा दिन और रात बालकनी में ही बैठी रहती है। पता नहीं बालकनी में बैठने से क्या मिलता है तुझे। देखो ना माँ जी, यहाँ पर कितना फ्रेश फील हो रहा है। घर में तो ऐसा लगता है जैसे सारे जहान की गर्मी ही पड़ रही है। वैसे माँ जी आपका आइडिया तो अच्छा है, मैं यहाँ पर बैठकर डिनर भी कर सकती हूँ। ये सुनकर कामिनी अपना सर पकड़ लेती है और कहती है, ओ पागल औरत, तुझे ताना मार रही थी, ना कि मैं ये आइडिया दे रही थी। चल नीचे चल, खाना खा लेते हैं, रात हो रही है, फिर सोना भी है मुझे। तुझे क्या, तू तो यहीं रहेगी रात में भी भूतनी की तरह। इतना कहकर कामिनी जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। नेहा दोनों के लिए खाना परोसती है। दोनों रात का खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं।
नेहा बहुत सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो जाकर बालकनी में खड़ी हो जाती है। रात के 2 बज रहे थे। नेहा बाल खोलकर खड़ी होती है। तभी कामिनी पानी पीने के लिए उठती है और पानी लेने के लिए किचन में जा रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला हुआ देखती है और जब वो बालकनी की तरफ देखती है तो कोई औरत बाल खोलकर खड़ी थी। ये देखकर कामिनी पूरी तरह से डर जाती है और चिल्लाना शुरू करती है। कामिनी की आवाज सुनकर नेहा कहती है, माँ जी क्या हो गया? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो जैसे कोई भूत देख लिया हो? भूत देख लेती तो शायद कम डर लगता, लेकिन मैंने तो तुझे देख लिया इसलिए इतना डर गई। माँ जी कैसी बातें कर रही हो? इतनी तो मैं डरावनी भी नहीं दिखती। मैं तो इतनी सुंदर हूँ। तभी तो आपका बेटा मेरे पीछे इतना पागल हो गया था कि मुझसे शादी करने के लिए पूरे 1 हफ्ते तक खाना नहीं खाया था उन्होंने। बहू ऐसा कुछ नहीं है, वो तो उसने तुझे झूठ बोला था, वरना तो ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जब वो खाना न खाए। और तू इतनी रात में बालकनी में बाल खोलकर चुड़ैलों की तरह क्यों खड़ी है? वो तो माँ जी मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं ताज़ा हवा खाने के लिए बालकनी में खड़ी हो गई और आपने देख लिया और आप इतनी ज्यादा डर गई। जाकर सो जा, अब नहीं दिखनी चाहिए तू मुझे बालकनी में, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी। माँ जी जा रही हूँ सोने। आप तो हर वक्त मुझे डांटती ही रहती हो। इस बार तो मैंने गलती से भी कोई मिस्टेक नहीं की। इतना कहकर नेहा सो जाती है। कामिनी भी बिना पानी पिए अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। सुबह होती है। कामिनी हनुमान चालीसा जपते हुए नेहा के कमरे में जाती है और देखती है कि कहीं सुबह सुबह भी तो नेहा बालकनी में नहीं खड़ी, लेकिन नेहा आराम से सो रही थी। ये देखकर कामिनी उसे उठाती है और नाश्ता बनाने को कहती है। नेहा उठकर किचन में चली जाती है और नाश्ता बनाना शुरू करती है। नाश्ता बनाने के बाद नेहा अपनी सास को खिला देती है और खुद के लिए नाश्ता लेकर बालकनी में चली जाती है और बालकनी में आराम से कुर्सी पर बैठकर नाश्ता कर रही थी। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। नेहा बालकनी से झांककर देखती है कि कौन है और जब उसे बालकनी से कोई नहीं दिखता तो नेहा कहती है, अरे कौन है जो दरवाजा खटखटा रहा है, वो भी इतनी सुबह सुबह? अरे मैं आपका बिजली बिल लेके आया हूँ, नीचे आके ले लीजिए। अरे दरवाजे के नीचे से ही बिल डाल देना। मैं नहीं आ रही नीचे, बालकनी में ही बैठी हूँ, दिख रहा है मुझे। बड़ी अजीब औरत है, बालकनी से चिल्ला चिल्ला के बात किए जा रही है। बिल्कुल भी तमीज नाम की चीज नहीं है इसमें। नेहा की सारी बातें उसकी सास कामिनी सुन रही थी। ये देखकर कामिनी कहती है, बहू कुछ तो शर्म कर, कोई तेरे दरवाजे पर आया है, कम से कम नीचे उतर कर तो देख लिया कर। ये सिंहासन छोड़ दे अपना, हर किसी को बालकनी से ही चिल्ला चिल्ला कर जवाब देती है। पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि घर में कौन आता जाता है, क्या बनता है, सब कुछ। माँ जी ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अपना काम करते हैं। हर कोई आपकी तरह थोड़ी होता है कि दूसरे के घरों में कान लगा कर बैठा रहे कि कौन क्या कर रहा है। हाँ तो चिल्ला चिल्ला कर सबको स्कीम बता दे। पागल औरत कहीं की, नीचे आ, पूरे घर में पोछा लगा, कितनी मिट्टी हो रही है। नेहा अपनी सास के कहने पर पूरे घर में पोछा लगा देती है और बालकनी में पोछा लगाने जा ही रही थी कि तभी उसके हाथ से पोछे की बाल्टी से थोड़ा सा पानी गिर जाता है और वो फिसलकर बालकनी से गिरने ही वाली होती है कि वो रेलिंग पकड़ लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ जी बचाओ, कोई तो बचाओ, अरे वरना मैं गिर जाऊंगी, बचाओ कोई। नेहा की आवाज सुनकर उसकी सास कामिनी और कुछ पड़ोसी बाहर आते हैं और जैसे तैसे करके नेहा को बचाते हैं। जैसे ही नेहा बचती है वैसे ही कामिनी उसे गले लगाकर कहती है, भगवान का शुक्र है आज तो बच गई, आज के बाद कभी बालकनी में नहीं दिखेगी मुझे। हाँ माँ जी हाँ, अब तो मैं कभी भी बालकनी में नहीं आने वाली, मरते मरते जो बची हूँ। निधि और ईशा दोनों जुड़वा बहन थी जो कि हूबहू एक जैसी दिखती थी। वैसे कहा जाता है कि छोटी बहन शरारती और बड़ी बहन समझदार और जिम्मेदार होती है, लेकिन इस केस में बिल्कुल उल्टा था। अरे निधि उठ जा। जैसे ही निधि की माँ कांता निधि के चेहरे पर पानी गिरती है, वैसे ही निधि अपने बेड से नीचे गिरती हुई आंखें मसल कर अपनी माँ से कहती है, क्या माँ बिना मुझे सपने भी नहीं देखने देती। अब देखो मैं कितने बड़े बड़े सपने देख रही थी, लेकिन आपने मेरे फेस पर पानी गिर कर मेरे सपनों को तोड़ दिया।
हाँ हाँ, तू बस सोते हुए सपने देख और एक अपनी जुड़वा बहन ईशा को देख। सपने तो वो पूरे कर रही है, वो भी सुबह सुबह उठकर अपने ढाबे पर चली गई, और एक तू है कि बस सोती ही रहती है। ईशा ना बहुत बनती है, आज बताती हूँ इस ईशा की बच्ची को मसाला मार के। निधि खुद से इतनी बातें करने के बाद उठती है और जल्दी से नहाकर अपनी बहन ईशा के पास ढाबे पर चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी बहन ढाबे पर बहुत मेहनत और लगन से काम कर रही है। क्या यार ईशा, तू भी ना अकेले ही काम करती रहती है। अरे तेरी बड़ी बहन है ना, मसाला मार के। हाँ हाँ ठीक है, और वैसे भी अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम ढाबे को संभालो, मैं अभी आती हूँ। अरे लेकिन कहाँ जा रही है, ये तो बताती जा। मैं तो मजाक कर रही थी मसाला मार के। अरे मैं भी वॉशरूम से आती हूँ। इतना कहकर ईशा वहाँ से चली जाती है और उसको वॉशरूम में जाता देखकर निधि फिर से एक बार मजाकिया मूड में बड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ ईशा की बच्ची, तुम जाओ अब मसाला मार के। इतना कहकर निधि ईशा के बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है और हंसने लगती है। थोड़ी देर बाद निधि अपने ढाबे पर कस्टमर्स को हैंडल करने लगती है। उसके ढाबे पर एक कस्टमर आता है जो कि पंजाबी था। उसे देखकर निधि उससे फ्लर्ट करते हुए कहती है, हाँ जी सरदार जी, की चाहिए तुसी कहो तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ अपना जिगर निकाल के रख दवा मसाला मार के। ना जी, मैंने ਤੁਹਾਡਾ जिगरा नहीं चाहिदा, तुसी मैनू एक थाल लगा दियो, बड़ी भुख लगी है। सरदार जी ए गल है, तुसी बैठो, मैं अभी लगाऊंगी आ मसाला मार के। निधि अब सरदार जी को खाना परोसती है और हर कस्टमर के साथ अपनी फ्लर्टिंग को जारी रखती है कि तभी वहाँ ईशा आती है और अपनी बहन निधि से कहती है, दीदी तुम भी ना कभी नहीं सुधरोगी। ईशा के इतना बोलते ही दोनों बहन ठहाके मार मार कर हंसने लगती है और अब दिन गुजरते हैं और इस तरह निधि की बदमाशियां कम नहीं होती। वो हर किसी के साथ मजाक करने लगती। एक बार की बात है, निधि और ईशा अपने ढाबे पर थे और एक तरफ निधि मस्ती कर रही थी तो दूसरी तरफ ईशा ईमानदारी से और जिम्मेदारी के साथ काम कर रही थी कि तभी ईशा और निधि की माँ ढाबे पर आती है और निधि को मस्ती करता देखकर कहती है, ओफो निधि बेटा, तू कभी मस्ती छोड़कर अपनी बहन का हाथ भी बटा लिया कर। अरे मम्मी मैं हूँ ना, तो दी की क्या जरूरत है। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, आज मैं भी अपनी बहन की मदद करूँगी मसाला मार के। निधि अब ईशा और अपनी माँ कांता को बैठा देती है और खुद रोटियां बनाने लगती है। निधि अब एक तरफ रोटियां बनाती है तो दूसरी तरफ ईशा अपने कस्टमर का इंतजार अपनी माँ के साथ करने लगती है। रोटी बनने के बाद निधि गैस बंद करना भूल जाती है और बाहर चली जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो सब तबाह कर जाता है। ठीक उसी तरह बदकिस्मती से निधि की एक छोटी सी गलती की वजह से ईशा के ढाबे में सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है और सब कुछ जल जाता है। उस ढाबे में ईशा और निधि का सब कुछ तबाह होने के साथ साथ निधि की बहन और माँ भी जल जाती है। और जब निधि वापस आती है तो देखती है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। ये सब देखकर निधि रोते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया, मेरी वजह से सब कुछ तबाह हो गया। हे भगवान, ईशा कहाँ है और माँ भी अंदर है। निधि अंदर जाती है जहाँ वो देखती है कि उसकी माँ बुरी तरह से जली हुई है और ईशा भी जलकर बेहोश पड़ी है। निधि तुरंत अपनी माँ और बहन ईशा को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसकी माँ को देखते ही निधि को जवाब देता है, निधि, अब आपकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, ये बहुत बुरी तरह से जल चुकी हैं। डॉक्टर निधि से बातें कर ही रहा था कि तभी एक नर्स आकर कहती है, सर ईशा नाम के पेशेंट की हालत काफी बेहतर है अब। निधि ये सुनते ही ईशा की तरफ दौड़ती है और अपनी बहन को आईसीयू में देखकर रोते हुए कहती है, ईशा मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से आज तू आईसीयू में है और माँ अब नहीं रही। निधि को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। निधि कभी अपनी बहन को देखने जाती तो कभी भागते हुए अपनी मरी हुई माँ की लाश की डिस्चार्ज फॉर्मेलिटीज को पूरा करती। बेचारी अब अपनी माँ की लाश को मुर्दा घर से डिस्चार्ज करवाकर अपनी माँ की लाश का अंतिम संस्कार करवाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब निधि अपनी बहन ईशा की ढाबे पर जाती है, जहाँ वो उस जले हुए ढाबे को देखकर खुद से कहती है,
मेरी बहन ने बड़ी ही मुश्किल से इस ढाबे को चलाया था। मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से सब तबाह हुआ था, यहाँ तक कि मैंने अपनी माँ तक को खो दिया। अब मैं इस ढाबे को फिर से खोलकर इसको बहुत आगे तक बढ़ाऊंगी। इतना सोचकर निधि अब उस ढाबे को फिर से खोलती है और अकेले उस ढाबे को चलाने लगती है। लेकिन उसका ढाबा अब पहले की तरह नहीं चलता। ये देखकर निधि बहुत उदास हो जाती है और शाम को वो अपनी बहन ईशा के पास जाकर बैठ जाती है। निधि ईशा की तरफ देखकर कहती है, मुझे माफ कर दो ईशा, मेरी वजह से इतना सब कुछ हो गया और अब ढाबा पहले के जैसे चल भी नहीं रहा। अरे दी, तुम चिंता क्यों करती हो? अब मैं ठीक हो रही हूँ। हम दोनों मिलकर अच्छे से उस ढाबे को चलाएंगे। नहीं ईशा, इस ढाबे को मैं ही चलाऊंगी। निधि अपनी बहन ईशा को खाना खिलाकर घर के लिए निकल जाती है और थोड़ी देर बाद जब वो अपने घर आती है तो अपने कपड़े पहनने का तरीका, रहने सहने का तरीका बिल्कुल हूबहू ईशा की तरह कर लेती है और अगली सुबह अपने ढाबे पर जाती है। जिसके बाद रौनक नाम का एक लड़का निधि के ढाबे पर आता है। अरे तुम इस ढाबे पर क्या कर रही हो? मैं इस ढाबे पर क्या कर रही हूँ? मतलब ये मेरा ढाबा है तो मैं ही इधर रहूंगी ना। अरे मतलब कि कल मैं अपने दोस्त को सिटी हॉस्पिटल लेकर गया था, तुम तो वहाँ व्हील चेयर पर थी, तो आज यहाँ कैसे? उसकी बात सुनकर निधि समझ जाती है कि वो ईशा का जिक्र कर रहा है। निधि रौनक को सारी बात बताती है। ये सब सुनने के बाद रौनक निधि से कहता है, निधि अब तुम अपनी बहन की चिंता मत करो, मेरा दोस्त हॉस्पिटल आता जाता रहता है और अब मैं तुम्हारी बहन का ख्याल रखूंगा। अब रौनक हॉस्पिटल में ईशा की देखभाल करने लगता है तो यहाँ पर निधि अपने ढाबे को बहुत अच्छे से चलाती है। देखते ही देखते अब ईशा बिल्कुल ठीक हो जाती है और निधि ने भी उस ढाबे को बिल्कुल पहले जैसा कर दिया था। अब सब कुछ ठीक होने लगा था। निधि भी अब उस हादसे के बाद अपनी लाइफ में सीरियस हो गई थी और ईशा और रौनक के बीच नजदीकियां और दोस्ती बढ़ गई थी। उन दोनों की नजदीकियों को देखकर निधि ईशा और रौनक से कहती है, ईशा, रौनक, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझने लगे हो, तो क्यों ना मैं तुम दोनों की शादी करवा दूं मसाला मार के। पर दी, अरे हाँ, मुझे अब पता है, मसाला मार के। निधि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें भी तो किसी की जरूरत है ना। रौनक इतना बोल ही रहा था कि तभी विवेक नाम का एक लड़का वहाँ आता है और रौनक और ईशा से कहता है, अरे निधि के लिए मैं हूँ ना। अरे दी, ये कौन है? ये है मेरे होने वाले हस्बैंड, मसाला मार के। उसकी ये बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और कुछ ही समय बाद दोनों बहनें शादी करके अपने अपने घर की जिम्मेदारियों को संभाल लेती है और साथ ही अपने ढाबे की जिम्मेदारी को भी पूरा करती है।